विद्यार्थियों, आर्थिक वृद्धि के निर्धारक तत्वों की चर्चा करते समय पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व के रूप में प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, पूंजी निर्माण एवं तकनीकी प्रगति की चर्चा की थी, क्योंकि हम जानते हैं कि आर्थिक विकास एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अंतिम रूप से एक मानवीय उपक्रम है। अन्य मानवीय उपक्रमों की भांति यह इसका परिणाम सही अर्थों में इसको संचालित करने वाले जन समुदायों की कुशलता एवं प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। तो आर्थिक वृद्धि का एक अगला निर्धारक तत्व है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उत्पादन के साधनों को अनुकूलतम ढंग से लगाने के लिए हमें एक उद्यमी वर्ग की आवश्यकता होगी, क्योंकि तकनीकी ज्ञान भी आर्थिक दृष्टि से तभी उपयोगी होगा जब उसे नव प्रवर्तन के रूप में प्रयोग किया जाए और जिसकी पहल समाज के साहसी वर्ग या उद्यमी वर्ग के द्वारा किया जाए। तो वास्तव में किसी देश का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के उद्यमी या साहसी किस प्रकार के हैं, क्योंकि जो उद्यमी है उसे उत्पादन की जोखिम उठानी पड़ती है और जोखिम ही सफलता का दूसरा नाम है। तो उत्पादन प्रक्रिया में या आर्थिक विकास प्रक्रिया में उद्यमियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और उद्यमियों को विकास का संचालक शक्ति भी माना गया है। अल्प विकसित देशों में जो उद्यमी वर्ग है वह जोखिम उठाने वाला नहीं होता है और अल्प विकसित देशों में उद्यमीय योग्यता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इन देशों में मार्केट का छोटा आकार, पूंजी की कमी, निजी संपत्ति का अभाव, प्रशिक्षित श्रम एवं प्रबंधन की कमी, ये सब कारण मिलकर उद्यमी वर्ग को पनपने से रोकती हैं। तो हमने देखा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जो श्रेय जाता है वह उद्यमी वर्ग को ही जाता है और यूएसए की 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के मध्य तक आर्थिक वृद्धि का जो प्रमुख कारण रहा है वो प्रबंधन की ऊंची कोटि रही है। तो विद्यार्थियों, विकसित देशों में संगठन का जो काम है प्रायः निजी उद्यम के द्वारा किया जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसने जो बहुराष्ट्रीय निगमों का रूप धारण कर लिया है। विभिन्न देशों की सरकारें भी किसी न किसी रूप में आर्थिक महामंदी के बाद संगठनकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। तो संगठन के अंतर्गत हम केवल निजी उद्यमी को ही शामिल नहीं करते, बल्कि इसमें सरकार, बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये योगदान विकसित और अल्पविकसित देशों की दोनों की उन्नति में पाया जाता है। तो जो संगठन है या उद्यमी हैं वह श्रम और पूंजी के पूरक हैं। आर्थिक वृद्धि प्रक्रिया में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा आर्थिक वृद्धि के लिए किसी भी देश के लिए संरचनात्मक परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब है कि एक जो परंपरागत कृषक समाज है वह किस प्रकार आधुनिक औद्योगिक समाज में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो देश है, समाज है, उसकी जो वर्तमान संस्थाएं हैं, सामाजिक प्रवृत्तियां हैं, प्रेरणाएं हैं, उन सब में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, रूपांतरण होते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन के कारण किसी देश में
जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका फैलाव होता है, कृषि क्षेत्र में जो जनसंख्या लगी हुई होती है उसका अनुपात कम होता जाता है और कृषि का योगदान राष्ट्रीय आय में कम होता चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थियों कि कृषि उत्पादन कम होता है। कृषि उत्पादन तो निरपेक्ष रूप से बढ़ता है, लेकिन राष्ट्रीय आय में उसका सापेक्षिक योगदान कम हो जाता है और औद्योगिक क्षेत्र और जो सेवा क्षेत्र है उसमें तेजी से विकास होता है। इसके साथ साथ जो जनसंख्या है वह भी जो प्राथमिक क्षेत्र से निकलकर द्वितीयक क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में शिफ्ट होने लगती है। संरचनात्मक परिवर्तनों का एक जो दूसरा पहलू है कि इसमें नई सामाजिक व्यवस्था का भी विकास होता है। समाज के सांस्कृतिक और सामाजिक ढांचे में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। इसके अलावा जो संरचनात्मक परिवर्तन है किसी देश में संरचनात्मक परिवर्तन लाने में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो संरचनात्मक परिवर्तन हैं सरकार के द्वारा क्रमिक तरीके से लाए जाते हैं और उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि किसी भी देश में तेज गति से सामाजिक संस्थागत परिवर्तन करने में देश के लोगों में असंतोष फैलने की आशंका होती है। तो संरचनात्मक परिवर्तन किसी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक घटक है। मायर एंड बॉल्डविन कहते हैं कि यदि राष्ट्रीय आय को अधिक तेजी से बढ़ाना है तो नई प्रेरणाएं, नई आवश्यकताएं, उत्पादन के नए ढंग, नई संस्थाएं निर्मित करना बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों, संस्थागत या संरचनात्मक परिवर्तनों के अलावा किसी भी देश का जो आर्थिक विकास है वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि श्रम विभाजन तथा उत्पादन का पैमाना कैसा है, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। विशिष्टीकरण तथा श्रम विभाजन से उत्पादकता में वृद्धि होती है और उससे बड़े पैमाने की किफ़ायतें, मितव्यताएं प्राप्त होती हैं। आर्थिक विकास में एडम स्मिथ ने श्रम विभाजन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि इससे श्रम की उत्पादकता में सुधार होता है, समय की बचत होती है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि श्रम विभाजन मार्केट के आकार पर निर्भर करता है, तो इसलिए उत्पादन का पैमाना बड़ा होने पर ही श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण संभव होता है। तो ये भी किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कारक, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी देश केवल अपने बलबूते पर ही आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। कोई भी देश जो मतलब हम जानते हैं कि जो आर्थिक विकास है एक बहुमुखी प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है। आधुनिक विश्व में कोई भी जो देश है वो केवल घरेलू आधार पर ही आर्थिक वृद्धि को निर्धारित नहीं कर सकता। घरेलू साधनों के अतिरिक्त बाहरी साधनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय कारक के अंतर्गत 3 घटक महत्वपूर्ण हैं कि देश की निर्यात क्षमता क्या है, और दूसरी बात विकसित देशों से पूंजी आयात करने की योग्यता क्या है, और हम कितना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कोई देश प्राप्त कर सकता है। इन 3 फैक्टर्स पर देश का आर्थिक विकास भी निर्भर करता है। यदि कोई देश अपने आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में है तो विदेशी पूंजी उस देश के लिए
विकास के आरंभिक चरण में औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण होती है और विदेशी पूंजी के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि होती है और संचयी प्रक्रिया लागू होने पर देश अपना आर्थिक विकास कर सकता है। जो घरेलू बचत है उसकी कमी को विदेशी पूंजी के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो विदेशी पूंजी भी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करती है, क्योंकि विदेशी पूंजी का प्रयोग आवश्यकता अनुसार कच्चे माल और पूंजी सामान के आयात के लिए भी किया जा सकता है। वास्तव में जो विदेशी पूंजी है किसी देश के विकास के पहियों के लिए एक तरह से चिकनाई का काम, स्नेहक तेल का काम करती है। और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो विभिन्न देश हैं, आजकल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रादुर्भाव होने के कारण, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है और भी जो संस्थाएं हैं, ये सब आजकल अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान कर रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग भी किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो विद्यार्थियों, ये आर्थिक विकास के जो आर्थिक तत्व हैं जिन पर किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक विकास के कुछ गैर आर्थिक तत्व भी हैं आर्थिक विकास के लिए, जिनका होना बहुत ज़रूरी है आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए। क्योंकि जब तक आर्थिक विकास का वातावरण अनुकूल नहीं होगा, विकास संभव नहीं होगा। इन गैर आर्थिक तत्वों में हम जो सांस्कृतिक, संस्थानिक, नैतिक मूल्य, सामाजिक, राजनीतिक संगठनों को शामिल कर सकते हैं। किसी देश के विकास के लिए ये ज़रूरी है कि उस देश के निवासियों में विकास के लिए इच्छा हो, डिजायर फॉर डेवलपमेंट होना चाहिए और विकास की इच्छा लोगों के दिल में उत्पन्न होनी चाहिए। जब तक तीव्र उन्नति नहीं हो सकती, जब तक लोग इसकी इच्छा नहीं कर सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि अल्पविकसित देशों के लोग आर्थिक लक्ष्यों के स्थान पर धार्मिक लक्ष्यों पर अधिक ध्यान देते हैं। अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसी से संतुष्ट रहते हैं, आर्थिक प्रगति के लिए इच्छा नहीं रखते, इसलिए वो आर्थिक प्रगति के लिए जो प्रयास हैं वह भी नहीं करते हैं। उसके अलावा आर्थिक विकास के लिए व्यापक शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा आर्थिक प्रगति के लिए विचारों में क्रांति का सूत्रपात करती है। कहने का मतलब ये है, एजुकेशन ब्रिंग्स रिवॉल्यूशन इन आइडियाज़ फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यानी जो शिक्षा है उसके अभाव में तकनीकी की सामान्य उन्नति में भी बाधा पड़ती है। तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए लोगों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा में जो निवेश है वो न केवल उत्पादक है बल्कि बढ़ता हुआ प्रतिफल भी उपलब्ध कराता है। इसलिए शिक्षा मानवीय पूंजी और सामाजिक उन्नति की रचना में पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाती है और जिसके बदले में देश की उन्नति निर्धारित होती है। तो विद्यार्थियों, शिक्षित लोग आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, आर्थिक विकास को तेज करते हैं। इसके अलावा सामाजिक और संस्थानिक परिवर्तन, सोशल एवं इंस्टीट्यूशनल चेंज भी किसी देश के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
जो सोशल वैल्यूज हैं वो किस प्रकार के हैं, उन पर भी आर्थिक विकास निर्भर करता है। जैसे जो संयुक्त परिवार प्रथा है, मान लीजिए किसी देश में प्रचलित हैं, तो संयुक्त परिवार प्रथा लोगों के स्वतंत्र निर्णय को रोकती है, बचत प्रक्रिया को धीमा करती है और जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन देती है। और यदि देश में इस सोशल इंस्टीट्यूशन को बदला जाता है या जाति प्रथा जैसे है जो कि सम की गतिशीलता को कम करती है, यदि उसको बदला जाता है तो आर्थिक विकास प्रेरित होता है। तो परंपरागत रीति रिवाज जो हैं जिनमें व्यक्ति अवकाश, उत्सवों और समारोह में भाग लेने को अधिक मूल्य देते हैं, उनकी जगह यदि हम काम के प्रति दृष्टिकोण यदि लोगों में है, विकास की इच्छा है, यदि भौतिकतावादी दृष्टिकोण है, अपनी उन्नति के लिए प्रेरित हैं, तो आर्थिक विकास की गति तीव्र होगी। इसके अलावा जो आर्थिक विकास के लिए कानून एवं व्यवस्था, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल्याणकारी राज्यों में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने सरकार का एक मौलिक कर्तव्य होता है। देश में यदि शांति, स्थिरता और वैधानिक सुरक्षा है तो जो उद्यमी प्रवृत्ति है, यानी जो उद्यमी वर्ग है वो प्रोत्साहित होता है और एक कुशल एवं योग्य सरकार उचित मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के माध्यम से पूंजी निर्माण को भी प्रोत्साहित करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सरकार है वह कानून एवं व्यवस्था के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकती है। इसके अलावा प्रशासनिक दक्षता, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी भी आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि किसी देश में दृढ़, योग्य और ईमानदार प्रशासनिक व्यवस्था का अस्तित्व है तो वह आर्थिक विकास के लिए अनुकूल व्यवस्था है। और यदि सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था दुर्बल, अदक्ष और भ्रष्टाचारी हो तो देश में कठिनाइयों और अव्यवस्थाओं का साम्राज्य होगा। तो लुईस कहते हैं कि आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने में सरकार का व्यवहार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो दृढ़ एवं कुशल प्रशासन न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखता है बल्कि प्रभावी आर्थिक नीतियों का भी निर्माण करता है और इससे लोगों में, प्रशासन में विश्वास लोगों का बना रहता है और सरकार की आर्थिक नीतियों में लोग रुचि लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो स्टेबल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी आर्थिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विद्यार्थियों, ये विभिन्न तत्व हैं, फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ, जिन पर किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ये फैक्टर अनुकूल होने पर देश में तेज़ी से आर्थिक विकास होता है और इनमें से जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण और प्रेरणा तैयार करते हैं और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो किसी देश के आर्थिक विकास के लिए बीज रूप का काम करते हैं। दोनों ही प्रकार के जो तत्व हैं, आर्थिक और गैर आर्थिक तत्व, किसी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व हैं। इन सभी पर आर्थिक विकास निर्भर करता है। उम्मीद है आपको ये विषय है, टॉपिक है, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व हैं, ये समझ में आ गए होंगे। हमने इन 2 वीडियो लेक्चर्स में आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों की चर्चा की है। थैंक यू।